नेक्स्ट दिया गया है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए सिंपल याद रखना, ये मेटल है एंड लाइगेंड है, और लाइगेंड में कौन सा आता है, कार्बोनिल ग्रुप C∼O, ऐसे लिखते हैं लाइगेंड को। तो सिंपल यहाँ पे हमें सिर्फ Ml लिखना है, मतलब कि ये मेटल है एंड ये लाइगेंड है। तो लाइगेंड है तो इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये अपना लोन पेयर जो होता है ये मेटल के वैकेंट और वाइटल में दे देता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये सिग्मा होता है। अब हमें पाई बॉन्ड बनाना है, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है कि लाइगेंड के पास वैकेंट और वाइटल होता है, तो ये जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें ये दे देता है इसको, मतलब कि लाइगेंड को दे देता है, लाइगेंड के ऑर्बिटल को दे देता है। तो ये इधर इसको, एंड जब मेटल लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड ये जिस लाइगेंड में जो दिया गया है तो ये ऑर्बिटल को बोलते हैं पाई स्टार, एंड पाई स्टार को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंड देखो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि मेटल टू लाइगेंड जो बॉन्ड बनता है वो क्रिएट करता है सिनर्जिक इफेक्ट। तो मेटल टू लाइगेंड मतलब कि ये मेटल है एंड ये लाइगेंड है, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है ये क्रिएट करता है सिनर्जिक इफेक्ट। तो देखो अब इसका पूरा स्ट्रक्चर अच्छा से लिखे, तो ये है मेटल एंड लाइगेंड को क्या लिए थे, C∼O। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि ये दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग रहता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट C∼O के बीच का जो बॉन्डिंग रहता है वो वीक हो जाता है। तो एनसीईआरटी में सिनर्जिक बॉन्डिंग का इस टाइप से फिगर बनाया गया है। ये मेटल है एंड ये जो दोनों है इसको लाइगेंड बोलते हैं, एंड मेटल में वैकेंट और वाइटल है, एंड इस लाइगेंड जो है उसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर जो है मेटल के वैकेंट और वाइटल में दे देता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वही मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो वो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को पाई स्टार से लिखते हैं। तो वही बोल रहा है बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड में जो होता है ये क्रिएट करता है सिनर्जिक इफेक्ट। एंड फिर बोला गया है कि C एंड O के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता है वो डिक्रीज कर जाता है, मतलब कि इसके और इसके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है, बट स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है बिटवीन CO एंड मेटल, मतलब कि ये पूरा को ले ले एंड इसको ले ले, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ताकि डिटेक्ट किया जा सकता है मेटल आयंस को। कलर को डिटेक्ट किया जाता है क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस से। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है EDTA, DMZ। DMZ को बोलते हैं डाई मिथाइल ऑक्साइम, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थेनॉल और कॉर्पोरॉन। ये सब रीएजेंट जो रहता है ये सब कलर प्रोड्यूस करता है, तो इससे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स मेटल आयन। सेकेंड एग्जाम्पल है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखो जितना ज़्यादा वाटर में कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन होगा उतना ज़्यादा वाटर हार्ड होगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि टाइट्रेशन का हेल्प लिया जाता है। Na2EDTA जो रहता है इसको वाटर में जब पुट किया जाता है तो Ca2+ Mg2+ आयन जो रहता है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है EDTA के साथ। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है ये बनाता है कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये इम्प्योर गोल्ड होता है जिसको कि मिक्स किया जाता है साइनाइड, ऑक्सीजन एंड वाटर में, तो इससे फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का AuCN2 एंड ब्रैकेट पे माइनस। तो यहाँ से अगर हमें गोल्ड को सेपरेट करना है तो इस सॉल्यूशन में हमें जिंक को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से प्योर मेटल मतलब कि गोल्ड निकल के आ जाएगा। एंड ये प्रोसेस अप्लाई हम कर सकते हैं सिल्वर के लिए भी एंड गोल्ड के लिए भी। एंड फोर्थ में है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाता है एंड फिर उसको डिकम्पोज करके जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। जैसे कि इम्प्योर निकल है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स में NiCO4 में, फिर इसको डिकम्पोज करते हैं तो प्योर निकल मिल जाता है।
नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का ग्रेट इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन एंड विटामिन B12 की कमी से हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया। तो साइनोकोबालामाइन में कोबाल्ट कॉन्टेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है एंड साइनोकोबालामाइन का सिंपल फंक्शन ये है कि ये एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एग्जाम्पल रोडियम कॉम्प्लेक्स जो होता है जिसको कि PS3 P3RHCl बोलते हैं, ये होता है विल्कीसन कैटलिस्ट एंड इसका यूज़ किया जाता है एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन के लिए। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात यहाँ पे किया जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है ये स्मूथ एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है AgCN2- एंड AuCN2- जो होता है एंड ये जो डिसोसिएट होता है ये बहुत ही स्लोली होता है कंपेयर टू नॉर्मल मेटल आयन। नेक्स्ट दिया गया है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में डेवलप किया जाता है फिल्म एंड इसको फिक्स किया जाता है, मतलब कि इसको पुट कर दिया जाता है हाइपो सॉल्यूशन में एंड इसमें जो अनडिकम्पोज्ड AgVr रहता है ये कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स आयन में जैसे कि AgH2O3 नेक्स्ट है यूज़ ऑफ चिलेट थेरेपी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब कि प्रेजेंट होता है प्लांट एंड एनिमल सिस्टम में टॉक्सिक मेटल तो उसको रिमूव किया जाता है चिलेटिंग लाइगेंड से एंड ये मेटल टॉक्सिक तभी होता है जब ये एक्सेस में हो जाता है। तो जैसे कि एक्सेस कॉपर एंड आयरन हो जाता है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है D-पेनिसिलामाइन एंड डेस्फोरियोक्साइन B। ये सब क्या करता है कि ये सब के साथ जो टॉक्सिक मेटल होता है उसके साथ कोऑर्डिनेशंस कॉम्प्लेक्स बना लेता है। EDTA का यूज़ किया जाता है लीड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। फिर कुछ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड जैसे कि प्लेटिनम वगैरह का हो गया ये इनहिबिट करता है ट्यूमर के ग्रोथ में, मतलब कि ट्यूमर को ग्रोथ नहीं होने देता है। इसका एग्जांपल है सिस्प्लेटिन। तो ये सब एग्जांपल बताता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।